इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री ने दिया एआई के लिए मानव विजन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंडिया का नारा। कहा, भारत एआई क्रांति का कर रहा है नेतृत्व। नगर निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। 23 फरवरी के सभी निर्धारित कार्यक्रम अब 21 फरवरी को। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे। राजनीतिक पार्टियां समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे। और राज्य के कई इलाकों में दिख रहा पश्चिमी विक्षोभ का असर। अगले 5 दिनों के दौरान आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। तापमान में 2 से 3 डिग्री की होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव इतिहास में क्रांतिकारी अध्याय जुड़ रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक सीईओ डारियो अमोदेई सहित विश्व के कई देशों के प्रमुख और टेक कंपनियों के दिग्गज सीईओ मौजूद रहे। सभी ने एआई को मानव के हित में अधिक जिम्मेदार, सुरक्षित, भरोसेमंद और तकनीक तक सभी की पहुंच बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई को मानव इतिहास का ट्रांसफॉर्मेशन बताया। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने समिट के दौरान एआई के मानव विजन को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत का मानव विजन 21वीं सदी में मानवता के कल्याण का अहम कड़ी बनेगा। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं,
मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशील मानव केंद्रित वैश्विक एआई के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सही नियत और सही समय के साथ लिया गया निर्णय ग्लोबल एआई रोड मैप बनाने में मदद करेगा। एआई इम्पैक्ट समिट शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशील मानव केंद्रित वैश्विक एआई के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सही नियत और सही समय के साथ किया गया सही निर्णय ग्लोबल एआई रोड मैप बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को इसमें जरूर शामिल किया जाना चाहिए। अतीत में टेक्नोलॉजी ने डिवीजन क्रिएट किए, लेकिन वर्तमान में एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए सुलभ हो, सबकी पहुंच में हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए आज जब हम एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी एआई गवर्नेंस के केंद्र में रखना होगा। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला और इस दौरान विधायकों द्वारा जनहित से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जिसका जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिया। वहीं भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य शामिल हुए। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन को सूचित किया कि 23 फरवरी के निर्धारित सभी कार्य 21 फरवरी को निपटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 21 फरवरी 2026 शनिवार को लिया जाए, शेष कार्य यथावत रहेंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। समिति की सिफारिश पर सभा की सहमति हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्य में निकाय चुनाव की गहमागहमी तेज है और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार वार में जुटे हैं। उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। झामुमो, कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। राजनीति का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है और वाक युद्ध तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार निकाय चुनाव की वोटिंग 23 को और मतगणना 27 फरवरी को होगी। राज्य भर में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। धनबाद नगर निगम चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस बीच भाजपा समर्थित मेयर पद के उम्मीदवार संजीव कुमार ने पदयात्रा की। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा भी शामिल हुए। धनबाद नगर निगम चुनाव में सभी पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीत सुनिश्चित करने के लिए दमखम दिखा रहे हैं। इधर भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार ने पदयात्रा की। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज भी शामिल हुए। कुसुम विहार वार्ड नंबर 23 के शिव मंदिर प्रांगण से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें भारी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल रहे। पदयात्रा में विधायक राज सिन्हा भी शामिल हुए। उन्होंने संजीव कुमार के समर्थन में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। दिलों में तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संजीव कुमार और उनका चुनाव चिन्ह मिर्ची छाप।
जनसंपर्क अभियान 23 नंबर वार्ड से होते हुए आज इस क्षेत्र में घूमेगा। और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी आए हुए हैं। तो जब उनको पता चला कि हम लोग जनसंपर्क में निकले हैं तो उन्होंने आज अपनी इच्छा जताई कि हम भी उस जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। और इसलिए कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है कि हमारे इतने बड़े नेता हम लोग 23 नंबर वार्ड में जनसंपर्क करेंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। मेयर पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले के बीच भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार ने शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी सरगर्मी तेज कर दी है। अब 23 फरवरी को होने वाले मतदान में जनता किसे नगर निगम की कमान सौंपती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा के साथ साथ चक्रधरपुर नगर परिषद के लिए भी चुनावी प्रक्रिया रफ्तार पकड़ रही है। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार मैदान में हैं और यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। युवा उम्मीदवारों की मौजूदगी ने इस चुनाव को खासा दिलचस्प बना दिया है। चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में कुल 23 वार्ड हैं, जहां 49 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 45,265 है, जिनमें 22,205 पुरुष, 23,054 महिला और 6 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा समर्थित डॉक्टर विजय सिंह गागराई, कांग्रेस समर्थित अनुप्रिया सोय और झामुमो समर्थित सन्नी उरांव के बीच माना जा रहा है। डॉक्टर गागराई ने शिक्षा को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। शिक्षा, जिसमें मैंने निःशुल्क कोचिंग सेंटर की घोषणा पत्र मैंने जारी किया है। बच्चे आगे के नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं चक्रधरपुर में एक निःशुल्क वर्ल्ड लेवल के कोचिंग खोल के उनको उनके जो अनुमंडल हॉस्पिटल, नाम का तो हॉस्पिटल है लेकिन हॉस्पिटल खुद एक मरीज बना हुआ, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के भी मैं स्थापित करने का प्रयास करूंगा। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट की कार्य हो वहाँ पे, जैसे उनके लिए ब्यूटिशियन का कोर्स हो, ब्यूटिशियन के लिए एक सेंटर बनेगा, सिलाई कढ़ाई का सेंटर बनेगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योग बना के जैसे अगरबत्ती बनाने का जो अदर यह व्यवसाय है उनको करवाऊंगा, पत्तल दोना बनाने का व्यवसाय है, ये सब करा के मैं महिला सशक्तिकरण को मजबूती के साथ उनको मैं सपोर्ट करूंगा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय सिंह सोय की पुत्री अनुप्रिया सोय को समर्थन दिया है। युवाओं के बीच लोकप्रिय अनुप्रिया इस चुनाव की एकमात्र महिला उम्मीदवार है, जिससे महिला मतदाताओं की विशेष नजर उन पर है। शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है हमारा, जैसे देखा जाए कि छोटा छोटा गली है, वहाँ पे हम लोग टोटो एम्बुलेंस का सुविधा मुहैया करेंगे कि जो भी आने वाले समय में, क्योंकि एम्बुलेंस घुस नहीं सकता है, बहुत छोटे छोटे गली है यहाँ पे हर जगह पे, तो वहाँ पे हम लोग टोटो एम्बुलेंस का सुविधा को रखने का कोशिश करेंगे। और जो नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, तो वहाँ तक वो पहुँचाए, निःशुल्क सेवा दें। दूसरी, हम लोगों का कोशिश रहेगा कि हर वार्ड में जो भी विकास का कार्य हो रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। झामुमो ने चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव को समर्थन दिया है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब सबकी निगाह मतदाताओं के फैसले पर टिकी है। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर स्कूलों और परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि प्रदूषण पर डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का सख्त आदेश दिया है। उन्होंने उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रांची में 1 दिवसीय बैंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। वहीं विभिन्न बैंकों से आए प्रतिनिधियों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की उपलब्धियां बताई। इस दौरान बेहतर काम करने वाले बैंकर्स को सम्मानित किया गया। समाचारों का सिलसिला जारी। स्वस्थ जीवन के लिए सही पोषण बेहद जरूरी है। फल, सब्जियां, प्रोटीन और हरी पत्तेदार सब्जियां पोषण तत्व माने जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।
पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में इस संबंध में कई जानकारियां दी। हम रोज़मर्रा के भाग दौड़ भरे जीवन में अक्सर अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते और खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में हमारे शरीर को किस किस तरह के नुकसान होते हैं और उन नुकसानों की भरपाई हम कैसे कर पाएँ, इसके संबंध में आज हम जानने के लिए आए हैं आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी के पास। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वसंत ऋतु चल रहा है और इसमें हमारे शरीर को किस तरह का भोजन उपयुक्त है। मौसम जो है ठंडे से गर्मी की ओर बढ़ रहा है, तो कभी हमें सर्दी लगेगी, कभी हमें गर्मी लगेगी, तो इम्यूनिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक होता है। अगर देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा मात्रा में बीमारियाँ जो है इसी मौसम में एक्टिवेट, सर्दी, खांसी, जुकाम, है ना, पेट से रिलेटेड भी समस्याएं अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने खान पान में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जैसे कि इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो खास करके हमें बाहर का खाना तो अब कम से कम ही लेना चाहिए, वो हर एक सीजन में, लेकिन इस मौसम की बात करें तो हमें विटामिन सी युक्त खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में शामिल करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या अधिक बढ़ रही है और ऐसे में अक्सर देखते हैं कि लोग चीनी से तो परहेज करते हैं लेकिन गुड़ को अपना लेते हैं। ये कहाँ तक वाजिब देखते हैं, क्या ये सही है? कभी भी हम चीनी या गुड़ दोनों लेने की सलाह नहीं देते हैं। हाँ, कभी कभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो अगर देखा जाए तो चीनी भी गन्ने से बनता है और गुड़ भी गन्ने से बनता है। चीनी थोड़ा ज़्यादा रिफाइन फॉर्म है और गुड़ आपका न्यूट्रिशन में चीनी से बेहतर है। उसमें आयरन कंटेंट होता है, फाइबर कंटेंट होता है, इसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों ही है जो ब्लड शुगर बढ़ाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने पोषण पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, उतना वो दे नहीं पाती, तो इसके लिए उन्हें आप क्या सजेशन देंगे? अब वो गर्भावस्था हो या ऐसे भी हो, लेकिन ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत उन्हें पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा महिलाओं को होती है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें ध्यान देना होगा, उन्हें अपने लिए समय निकालना होगा। ये मतलब मैं होगा पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ये करना ही होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य या महिलाएं का स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा। खान पान के साथ एक्सरसाइज किस तरह से जुड़ा हुआ है और किनको किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए? सबसे पहला तो एक वॉकिंग, जो कि सबसे आसान और कुछ मेहनत वाला चीज़ नहीं है, जिसको कि अपने डेली के रूटीन में शामिल करना है। या तो आप सुबह में वॉक करिए या तो शाम में। मिलेट्स को प्रमोट कर रही है या फिर अधिक से अधिक लोगों को उसके उपयोग के लिए बता रही है, जागरूक कर रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से मिलेट्स हमारे सेहत के लिए किस तरह से उपयोगी हैं, इसके बारे में बता दें। गवर्नमेंट इसको प्रमोट करी और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। खास करके ये जो मोटे अनाज है डायबिटीज़ के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर आपके ब्लड शुगर यानी टेंशन के जो पेशेंट है या ओबेसिटी, जो मोटापे में लोग हैं, थायराइड, ये सारे में मोटे अनाजों का बहुत ही गहरा रोल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो सीजन अभी का चल रहा है उसके मुताबिक किस वर्ग को कौन सा भोज्य पदार्थ उपयोग में लाना चाहिए। इसके अलावे मिलेट्स का प्रयोग किस अवस्था में किस विधि के माध्यम से और कौन सा मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए, इन तमाम विषयों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। इन दिनों विश्व भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काफ़ी चर्चा हो रही है। यह विकास की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन हो। इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची स्थित IIM में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में आयोजित इको फ्रेंडली स्टार्टअप कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य उन व्यवसायों को बढ़ावा देना है जो विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखते हैं। कॉन्क्लेव के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए संस्थान के प्रोफेसर कुशाग्र शरण ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए देश में जो भी स्टार्टअप्स उभर रहे हैं उन्हें ये कॉन्क्लेव एक बेहतर मंच और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान कर रहा है। हमारे पार्टिसिपेंट्स में हमारे चीफ गेस्ट्स में से लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में से हैं, AI सेक्टर में से हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एंजल नेटवर्क्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं। तो ये लोग जो हैं ये लोग पहले भी स्टार्टअप्स को फंड किए हैं, स्टार्टअप को सपोर्ट किए हैं उनको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। तो इनसे सिर्फ एक समाज के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रहा है बट उनके जॉब देने का एक साधन भी बन रहा है।
इस कॉन्क्लेव में देश के कोने कोने से आए युवा उद्यमियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों से उनके स्टार्टअप को नई गति मिलती है। यहाँ उन्हें न केवल अपने आइडिया को पिच करने का मौका मिलता है, बल्कि अन्य सफल उद्यमियों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने और देखने का भी अवसर प्राप्त होता है। जहाँ हम गौ माता के गोबर से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जो कि आजकल के जो मॉडर्न पीपल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसको एक ट्रेडिशन और जो हमारा इंडियन रूट्स है उससे जोड़ने के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम ये सोचे कि जो हेल्दी चीज़ होता है वो टेस्टी क्यों नहीं हो सकता है, तो उस पे फिर हमने मिलाविटा के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि ये रागी चिप्स है, रागी कुकीज़ है, हमारा रागी बटर कुकीज़ है, रागी मिक्सचर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसे विषयों पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कर भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने एक दूरदर्शी पहल की है। निश्चित रूप से जब युवा उद्यमी पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाकर काम करेंगे, तभी एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण संभव होगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सपरिवार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्हें स्मृति चिन्ह और बाबा का प्रसाद भेंट किया गया। दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से रांची आवास पर नगर निगम की भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात में नगर क्षेत्र के विकास को गति देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विश्वास जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने जनजातीय उपयोजना के तहत 17 और 18 फरवरी को मशरूम उत्पादन पर उद्यमिता प्रशिक्षण आयोजित किया। NBPGR के सहयोग से इस कार्यक्रम में 100 किसानों ने भाग लिया। कुलपति डॉक्टर SC दुबे ने इसे कम लागत और बेहतर बाजार वाला व्यवसाय बताया। रेलवे सप्ताह पुरस्कार 2025 में रांची रेल मंडल को सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिक्योरिटी शील्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 17 फरवरी को कोलकाता में आयोजित जोनल समारोह में मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार ने महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे से प्राप्त किया। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित नया सराय जोड़ा मंदिर चौक के शिव और हनुमान मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर दानपेटी चोरी कर ली। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। मंदिर समिति ने दोषियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। रांची के रातू थाना क्षेत्र के बसाइर टोली तिगरा गांव में कुएं से 2 बुजुर्गों के शव मिले। मृतकों की पहचान बंधन भगत और पुनई उरांव के रूप में हुई है। दोनों लोटा पानी रस्म में शामिल होने आए थे। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे हादसा मान रही है। धनबाद रेल मंडल की स्पेशल टास्क टीम ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस के M2 कोच से 10 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। आरोपी शिव कुमार की तेतुलमारी स्टेशन पर उतारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करी की गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मौसम बदल गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सवेरे कुहासा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे अधिक रहा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 19 फरवरी वर्ष 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के पुत्र थे। ये भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष कर छत्रपति शिवाजी ने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। वर्ष 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने।
इन्होंने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक प्रगतिशील शासन का उत्थान किया। इन्हें गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। शिवाजी ने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। 19 फरवरी 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन को फोनोग्राफ के लिए पेटेंट दिया गया। इससे पूर्व इन्हें प्रकाश के लिए पेटेंट मिला था। वर्ष 1878 में ही एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन को अपने जीवन काल में कुल 1093 पेटेंट मिले थे, जो उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं। एडिसन के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक बिजली के बल्ब के आविष्कार में ये 10,000 से अधिक बार असफल हुए। इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर के क्षेत्र में भी कई आविष्कार किए थे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री ने दिया एआई के लिए मानव विजन। डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंडिया का नारा, कहा भारत एआई क्रांति का कर रहा है नेतृत्व। नगर निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। 23 फरवरी के सभी निर्धारित कार्यक्रम अब 21 फरवरी को। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे। राजनीतिक पार्टियां समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे। और राज्य के कई इलाकों में दिख रहा पश्चिमी विक्षोभ का असर। अगले 5 दिनों के दौरान आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। तापमान में 2 से 3 डिग्री की होगी बढ़ोतरी।